स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र में 2300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2. इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। 3. यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ पर एक सर्वेक्षण जारी किया गया है। इसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरल ब्लीचिंग की घटना से ग्रेट बैरियर रीफ प्रभावित हो रही है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे की वजह जलवायु परिवर्तन एवं अल नीनो की घटना है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा चौथी बार वैश्विक स्तर पर कोरल ब्लीचिंग की आशंका जताई जा रही है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में करीब 2300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अतः कथन 1 सही है। यह समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र अरबों छोटे जीवों से मिलकर बना है, जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स के रूप में जाना जाता है। इनमें सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं, जिन्हें जुजैंथिली कहा जाता है, जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं। गौरतलब है कि ग्रेट बैरियर रीफ को साल 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अतः कथन 2 सही है। बता दें कि ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एनबीएफसी कृषि और रियल एस्टेट गतिविधियों को छोड़कर ऋण देने तथा प्रतिभूतियों में निवेश जैसे वित्तीय गतिविधियों में शामिल हो सकती है। 2. आमतौर पर इन संस्थानों को लोगों की मांग जमा स्वीकार करने की अनुमति होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एनबीएफसी कृषि और रियल एस्टेट गतिविधियों को छोड़कर ऋण देने तथा प्रतिभूतियों में निवेश जैसे वित्तीय गतिविधियों में शामिल हो सकती है। अतः कथन 1 सही है। आमतौर पर ये संस्थान लोगों की मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। एनबीएफसी के उदाहरणों में निवेश बैंक, बंधक ऋणदाता, मुद्रा बाजार फंड, बीमा कंपनियां, बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां, हीज फंड, निजी एक्टिविटी फंड और P2P ऋणदाता शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। 2. केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक आजीविका में शामिल लड़कियों के कौशल विकास हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अतः कथन 1 सही है। केंद्र सरकार ने गैर पारंपरिक आजीविका में शामिल लड़कियों के कौशल विकास हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार किया है। अतः कथन 2 सही है। गैर पारंपरिक आजीविका में शामिल लड़कियों के कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण के महत्व पर बल दिया है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नियंत्रण रेखा यानी एलओसी की उत्पत्ति वर्ष 1948 में कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा निर्धारित युद्ध विराम रेखा से हुई थी। 2. भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के बाद वर्ष 1972 में इसे एलओसी के रूप में नामित किया गया था। 3. एलओसी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक सीमांकित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी की उत्पत्ति वर्ष 1948 में कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित युद्ध विराम रेखा से हुई थी। अतः कथन 1 सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के बाद वर्ष 1972 में इसे एलओसी के रूप में नामित किया गया था। अतः कथन 2 सही है। एलओसी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर यानी पॉइंट NJ9842 तक सीमांकित किया गया है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वाटरशेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वाटरशेड यानी जिसे जल निकासी बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है,
भूमिका एक क्षेत्र है जो एक विशिष्ट जलाशय में जल को प्रवाहित करता है या विभाजित करता है। 2. ये सतही जल अपवाह के लिए एक स्वतंत्र जल निकासी इकाई नहीं है। 3. एक जल विभाजक दूसरे जल विभाजक से एक प्राकृतिक सीमा द्वारा अलग होता है, जिसे जल विभाजक या कटक रेखा कहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाटरशेड। वाटरशेड यानी जिसे जल निकासी बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है, भूमिका एक क्षेत्र है जो एक विशिष्ट जलाशय में जल को प्रवाहित करता है या विभाजित करता है, अतः कथन 1 सही है। यह सतही जल अपवाह के लिए एक स्वतंत्र जल निकासी इकाई है, अतः कथन 2 सही नहीं है। एक जल विभाजक दूसरे जल विभाजक से एक प्राकृतिक सीमा द्वारा अलग होता है, जिसे जल विभाजक या कटक रेखा कहते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक दार्शनिक कवि बसवेश्वर के अनुयायी हैं। 2. लिंगायत बहुदेववाद के कट्टर अनुयायी थे जो कई देवताओं की उपासना करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लिंगायत। लिंगायत शब्द का आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो दीक्षा समारोह के दौरान प्राप्त लिंग को शरीर पर व्यक्तिगत रूप से धारण करता है, जिसे भगवान शिव के एक प्रतिष्ठित रूप मानते हुए धारण किया जाता है। लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक दार्शनिक कवि बसवेश्वर के अनुयायी हैं, अतः कथन 1 सही है। लिंगायत कट्टर एकेश्वरवादी होते हैं। वे केवल एक भगवान अर्थात लिंग शिव की उपासना करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने हेतु समर्पित मुख्य वैश्विक अंतर सरकारी संगठन महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग है। 2. भारत को वर्ष 2021 से 25 कार्यकाल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC के तहत महिलाओं की स्थिति पर आयोग यानी CSW के सदस्य के रूप में चुना गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र का आयोग। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र का आयोग प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है जो विशेष रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समर्पित है, अतः कथन 1 सही है। भारत को वर्ष 2021 से 25 कार्यकाल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत महिलाओं की स्थिति पर आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ताजे गोबर में जल के साथ साथ मीथेन भी होता है जो इसे अवायवीय पाचन में बायोगैस उत्पादन के लिए आवश्यक बनाता है। 2. मीथेन बायोगैस का एक प्रमुख घटक होता है जो गोजाति पशुओं के रुमेन में उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली पौधों की सामग्री के किण्वन के दौरान उत्पन्न होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ताजे गोबर में जल की मात्रा 80 से 85% होती है तथा 1 किलो ताजा गोबर शुष्क अवस्था में मात्र 200 ग्राम का हो जाता है। ताजे गोबर में जल के साथ साथ मीथेन भी होता है जो इसे अवायवीय पाचन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोडिग्रेडेबल सामग्री को विखंडित कर बायोगैस उत्पादन के लिए आवश्यक बनाता है, अतः कथन 1 सही है। मीथेन बायोगैस का एक प्रमुख घटक होता है जो गोजाति पशुओं के रुमेन यानी गोजाति पशुओं के आमाशय के 4 भागों में से पहला में उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली पौधों की सामग्री के किण्वन के दौरान उत्पन्न होता है, अतः कथन 2 सही है। रुमेन में बैक्टीरिया जैसे रोगाणु जिसे आर्किया के नाम से जाना जाता है मीथेन उत्पन्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट किण्वन के दौरान उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गर्भपात गर्भावस्था की जानबूझकर समाप्ति है जो आमतौर पर गर्भधारण के शुरुआती 28 सप्ताह के दौरान किया जाता है। 2. 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात प्रतिबंधित था और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत कारावास या जुर्माना लगाया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गर्भपात का आशय जानबूझकर गर्भ की समाप्ति से है जिसे आमतौर पर गर्भधारण के शुरुआती 28 सप्ताह के दौरान किया जाता है।
इसे गर्भावस्था के चरण एवं गर्भपात चाहने वाले व्यक्ति की प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं या दवाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, अतः कथन 1 सही है। 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात प्रतिबंधित था और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत कारावास या जुर्माना लगाया जाता था, अतः कथन 2 सही है। शांतिलाल शाह समिति की स्थापना वर्ष 1960 के दशक के मध्य में गर्भपात नियमों की आवश्यकता की जांच के लिए की गई थी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2. प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किया गया था। 3. धौलीगंगा नदी इस रिजर्व से होकर प्रवाहित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।